अगर कभी भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन कर्व्ड पाथ तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं जो आज तक हमने पढ़ी थी। आज तक हमने वर्ड सुने हुए हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर किसी को भी कोई डाउट आए तो साथ साथ पूछ लेना, ठीक है। ऑल्दो ये रिवीजन है बट फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उस चीज को, तो साथ साथ पूछ लेना। हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, या फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन अगर पाथ ऐसा कर्व्ड हो जाए तो क्या करें? अगर इस कर्व्ड पाथ पे कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट हो गया तो यहां तुम लोग देख पा रहे हो, हमने वैसे बात की हुई है, एक होती है टेंजेंशियल स्पीड या वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होती है अंदर सेंटर की तरफ जिसको क्या नाम दिया था? सेंट्रीपिटल, या फिर हमने इसको नाम दिया था नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी के बारे में हमें आज बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है, लेट अस से कि मैं एक सर्कल में मूव कर रहा हूं। स्टार्टिंग में मेरी पोजीशन यहां थी, अगर मैं सेंटर में खड़ा होके किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं जो कि इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो पहले मेरी पोजीशन यहां थी। आज के बाद इस पोजीशन को हम नाम देने वाले हैं एंगुलर पोजीशन, याद रखना, मतलब थीटा की टर्म्स में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहां चला गया बी पॉइंट में, तो दिस इज माय फाइनल एंगुलर पोजीशन। इसके बीच में ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये थोड़ा सा अलग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज कंपेयर टू जो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। अगर कभी भी मैं 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूं एक चक्कर में, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? अरे डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 2 पाई। याद आया थोड़ा बहुत कि ये जो पाई है, सॉरी, ये जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स होने वाली है किसमें होगी? यूनिट्स में। हम 360 डिग्री की जगह यहाँ 2 पाई में इसको यूज करने वाले, रेडियंस में यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। मान लेते हैं कि मैं एंगल कवर करता जा रहा हूं, तो न्यू चीज डिफाइन करनी होगी, चेंज ऑफ एंगल विद टाइम। उसको नाम देने वाले हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी 2 टाइप की होती है। सबसे पहली एवरेज, सीधा फॉर्मूला ही लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां पे होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखनी होती तो इंस्टेंटेनियस का मतलब डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, और इसका सिंबल होता है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा। समझ आ रही है? ये स्पीड कितनी, ये स्पीड या वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है, कितनी जल्दी या स्लो चेंज हो रही है, हम उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। छोटी छोटी सी चीज है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। अल्फा से इसको डिनोट करते हैं और डिफाइन किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता था, जो आज तक हमने एक्सेलरेशन पढ़ी है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वैसे ही यहां पे एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्या तुम लोग बता सकते हो 1 रिवॉल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट हमने बात की है 2 पाई होगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी? 2 पाई डिवाइड बाय टी, जो भी टाइम लगा होगा एक रिवॉल्यूशन में, है ना। क्या तुम लोगों को पता है एक रिवॉल्यूशन के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। सुना होगा बचपन में कभी, इसे हम बोलते हैं, सही कह रहे हो, टाइम पीरियड। और एक टाइम मतलब 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड। इसे हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी, म्यू या फिर एफ से डिनोट करते हैं। इनमें कोई रिलेशन भी पता है क्या होता है? म्यू इक्वल टू 1/t, बिल्कुल सही, ऐसा कुछ होता है। एक्सेलरेशन पर अगर हम वापस आना चाहें तो एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको डिफाइन करते हैं डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और एक अपने पास होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होती है डी ओमेगा बाय डी टी, कुछ इस तरीके से। अगर हमें किसी भी इंस्टेंट पे पता करनी है एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला। अगर किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज फाइंड आउट करना है, देन डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। याद रहेगी बात? दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये तो था बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर मान लो एक पार्टिकल, सिर्फ 1 रिवॉल्यूशन की अभी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है? ये लिख रहे हो क्या अभी? चलो देखो,
अच्छा अगर बताओ मैं ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं इस समय, मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने लिए डिफाइन कर सकता हूं या नहीं? मैं तो सीधा आ रहा हूं ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन की जा सकती है, क्यों नहीं? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए? कर्व्ड पाथ, जो कि रोंग है। हमेशा ऐसा नहीं होता। तुम सोच के देखो, तुम मेरे को अभी देख रहे हो, यहां पे कुछ तो एंगल होगा ना, लेटर से 0 डिग्री। जब मैं यहां मूव किया, तुम ही देख रहे हो ना अभी भी, जब मैं यहां मूव किया तो कुछ एंगल कवर नहीं हुआ होगा तुम्हारी आंखों का, है ना? उस पॉइंट के हिसाब से पहले मैं यहां था और फिर मैं यहां आ गया, कुछ तो एंगल कवर हुआ होगा ना। मतलब मैं पहले यहां था, तुम यहां थे, फिर मैं यहां चला गया, तो ये कुछ एंगल तो कवर हुआ। तो हाँ, डिफाइन किया जा सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वही हमें समझना भी है नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ ऐसे, अगर मान लो कभी भी, सबसे पहले बेसिक चीज, अगर मैं 1 रिवॉल्यूशन की आज के बाद बात करने वाला हूं तो टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, कैपिटल टी से डिनोट करने वाले हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 रिवॉल्यूशन में? कितना एंगल कवर होगा एक रिवॉल्यूशन में? अभी बताया था 2 पाई, और टाइम लगेगा कैपिटल टी विच इज 2 पाई 1 बाय टाइम, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। अब देखो यही वाली सिचुएशन जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, ये रही अगर एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, यहां पे एक पार्टिकल है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहा है, ध्यान से देखना इसे, और ये हमारे पास है कुछ पोजीशन वेक्टर, फिलहाल के लिए आर। क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा तो? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं यहां की बजाय यहां पहुंच गया तो क्या हो? ये आर पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? चेंज तो होना चाहिए आर भी, ये आ जाएगा इस बार आर। क्या तुम्हें दिख रहा है इसमें एंगल में कोई चेंज आया हो आर के? बिल्कुल आ रहा है इसमें, लेकिन ये पार्टिकल तो स्ट्रेट ही चल रहा था। इसका मतलब है डिपेंड करता है हम कहां पे बैठ के मोशन को देख रहे हैं, समझ आ रही है? तो इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ध्यान से देखना, ये आर, ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो अगर ये एंगल हमारे पास है थीटा, तो ये एंगल भी अपने पास क्या होगा? थीटा। समझ आ रहा है? अगर ये हमारे पास है वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से आगे चल रहा है ये, तो ये क्या होगी? v cos थीटा। मैं 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं इसको, और ये क्या होगी? v sin थीटा। अगर यहां पे एक्सेलरेशन दी होती a, तो a का यहां आ जाता a cos थीटा, यहां आ जाता a sin थीटा। हमें मेनली बात करनी है कि कौन सी चीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखना, ये जो v cos थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल है इस r के बढ़ने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा आगे एक और एरो बना देता तो ये एरो की लेंथ भी तो बड़ी है, इस लेंथ के अलोंग कौन सा कंपोनेंट रहेगा हमेशा? सोच पा रहे हो? ये देखो इसके सीध में कौन से वाला कंपोनेंट है? cos थीटा। तो cos थीटा क्या करता है? मैग्नीट्यूड चेंज करता है, मतलब इसकी लेंथ बढ़ा दी इसने। और ये साइन थीटा क्या करता है? तुम्हें नहीं लग रहा कि ये बड़ा तो है, लेंथ में तो बड़ा है, एट द सेम टाइम एंगल भी चेंज हुआ है इसका। तो इसको रोटेट करने का काम या एंगल चेंज करने का काम कौन कर रहा है? v sin थीटा। इसका मतलब हमें 2 चीजें मिल चुकी हैं, विच इज ये जो v cos थीटा है ये चेंज करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। ध्यान रखना, एक डायरेक्शन चेंज करेगा और एक मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। तुम्हें क्या लगता है किससे डिफाइन करें एंगुलर वेलोसिटी को? ओमेगा का अगर v के साथ कोई रिलेशन निकालना है, मैं अगर यहां पे लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v, तो बताओ कौन सा कंपोनेंट यूज करें, v cos थीटा या sin थीटा? ओमेगा का मतलब क्या होता है, दोबारा सोचते हैं। ओमेगा का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे एक और एरो बना दूं तो ये थीटा किसकी वजह से चेंज हुआ था? पहले अगर थीटा 1 है फिर थीटा 2 हो गया, कौन था रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? कॉस था या साइन? तो ओमेगा का किसके साथ रिलेशन आना चाहिए? साइन के साथ आना चाहिए, ध्यान रखना। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है आज के बाद हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर। ये जो यहां पे है ना, बस मैं इसका नाम रख रहा हूं वी परपेंडिकुलर
डिवाइड बाय आर, या हम बोल सकते थे v साइन थीटा डिवाइड बाय आर। समझ आया? ऐसे डिफाइन करने वाले हम एंगुलर वेलोसिटी को रिलेशन विद जो आज तक हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये चीजें हमें समझ आ रही हैं नहीं। तो बताना जरा, अगर ये हमारे पास है एक पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से विद 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड, एंगल दे रखा है 37 डिग्रीज, और ये फिलहाल के लिए रेडियस वेक्टर दिया हुआ है 10 मीटर्स। बताओ फाइंड ओमेगा। करना है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो सेम चीजें आ रही हैं, अलग अलग आएंगी? अलग आनी चाहिए ना, एंगल ही चेंज हो गया। इसका मतलब है पॉइंट पे चीजें डिपेंड करती हैं कि पॉइंट कहां पे है। करो, सबसे पहले ओमेगा निकालो, क्या बनेगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं आगे की तरफ, तो अगर नीचे एंगल है 37, तो ये कितना होगा? रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल से 37, तो 100 का यहां कितना आ जाएगा? 100 cos 37, और इधर की साइड कितना आएगा? 100 sin 37। हमारे काम का कौन सा है बेटे? कौन है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है साइन, तो बस पुट कर दो वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा तुम लोग सोच पा रहे थे कि क्यों डायरेक्शन चेंज कर, एक बार ना वैसे विजुअलाइज करने की कोशिश करना। वैसे सही एनालॉजी तो नहीं है बट ठीक है, थोड़ा समझ तो आ जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं सारी चीजों। सोचो अगर सिर्फ यही होता, सिर्फ ये होता, अब क्या होने वाला है इसके साथ? ये रहा पॉइंट, ये रही इसकी वेलोसिटी, कैसे घूमेगा ये अगर 10 फिक्स्ड है तो? और कोई बचा ही नहीं तरीका, सर्कल में घूमना पड़ेगा इस तरीके से, है ना। 100 अगर इसकी 10 ही रखनी है रेडियस वेक्टर, यही इसकी स्पीड है, तो इसको और कोई रास्ता नहीं है, बस सर्कल में ही घूमने वाला है। लेकिन इसके पास एक्चुअल सिचुएशन में थी आगे की तरफ वेलोसिटी। सोचो कुछ वेलोसिटी यहां है, कुछ वेलोसिटी यहां है, तो एक्चुअल में पार्टिकल कहां जा रहा होगा? इनके बीच में कहीं। तो इसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स है, एक इसके पास एंगुलर है और एक इसके पास लीनियर है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखना। नहीं, ऐसे ही ट्राजेक्टरी तो इसकी स्ट्रेट लाइन जैसी ही होगी। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन भी बदलती जाएगी और मैग्नीट्यूड भी बदलता जाएगा। ठीक है, कितना आया ये? कितना होता है साइन 37? 3/5 डिवाइड बाय 10, जो कि कितना आ जाएगा? 30/5, 6 आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या बनेंगी इसकी? रेडियंस पर सेकेंड। बाकी के क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाने वाले हो, सोचना ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। अगर मान लो ये है एक पार्टिकल 3,4 पे है इस समय, और ये रही इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें रेडियस वेक्टर के किसी तरीके से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढना है जो इसकी डायरेक्शन चेंज करे। कैसे लाओगे इसमें कॉस या साइन थीटा? बाय द वे, 3,4 का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना देता तो इसका ये कितना है? 3, और ये कितना होता? 4। अगर ये 3 है, ये 4 है, हमें पता है कितना होगा? 5। पता है ना ऐसा ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया 3, 4, 5 का? और ये तो स्टैंडर्ड है ट्राइंगल, अभी अभी पिछले में भी किया था। जैसे ये साइन 37 यहां पे आ रहा है 37, इसके सामने होता है 3, ये 4, ये 5, तो 53 वाले में यहां 4, 3, 5, तो एक्चुअल में यहां पे 53 होगा। दो ही तो ट्राइंगल हैं अपने पास, ध्यान रखो आज के बाद। अगर यहां 37 है तो इसके सामने 3 होगा, यहां 4, यहां 5, और अगर यहां 53 है तो इसके सामने 4, ये 3, ये 5। ध्यान रखना। इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कैसे करें? क्या होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट? क्या इस पॉइंट के लिए, ओरिजिन के लिए, ये घूम भी रहा होगा या नहीं? या अपने एंगल को कभी भी चेंज नहीं करेगा?
जैसे ये पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेगा, मैं इसका कंपोनेंट इस बार नहीं कर सकता। देखो कंपोनेंट अगर करने की कोशिश भी की तो क्या होगा, ये 53 है, ये 53 है, तो 10 का यहां कितना आ जाएगा, 10 cos 53, यहां लिख देते हैं 10 cos 53, और यहां कितना आएगा 10 sin 53। बताना कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ बेटे फायदा। हमें कौन सा कंपोनेंट ढूंढना होता है इन पूरी सिचुएशंस में, जरा देखना ये साइन वाले को। तुम्हें लगता है ये हमेशा साइन जो होता था ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता था? इसमें आया कुछ परपेंडिकुलर? यहां तो नहीं है परपेंडिकुलर, कोई फायदा नहीं होगा इसका कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का। इसका मतलब है इस बार सिर्फ और सिर्फ ये आगे जाने वाला है पार्टिकल ओरिजिन के हिसाब से। अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हो जाऊंगा ना तो मेरे को ऐसा लगेगा बिल्कुल सीधा 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 ये पार्टिकल जाता जा रहा है, कोई भी इसकी वेलोसिटी नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका ओमेगा कैसे निकालें फिर? अगर परपेंडिकुलर में इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं, दैट मींस कितना आना चाहिए ओमेगा? 0। कोई भी एंगल कवर नहीं करेगा बेटा। अगर तुम लोगों को नहीं समझ आया मैं यहां से समझा सकता हूं। देखो अभी तो ये पार्टिकल ए पॉइंट पे है, फिर ये पार्टिकल पहुंच गया बी पॉइंट पे। बता सकते हो कितना एंगल चेंज हुआ? ये कितना एंगल? 53। बता सकते हो ये कितना होगा? तो एंगल चेंज ही नहीं हुआ। तो एंगुलर वेलोसिटी किस बात की? पिछले वाले में देखो, क्या इसमें एंगल चेंज हुआ था जब पार्टिकल यहां पहुंच गया था? ये एंगल है 37, क्या ये एंगल भी होगा 37? बिल्कुल भी नहीं, एंगल कम हो गया बेटे, है ना। इसमें एंगल चेंज हो रहा था, इसमें पिछले वाली सिचुएशन जो अभी अभी हमने करा ना, इसमें एंगल ही चेंज नहीं हो रहा। यहां भी 53, यहां भी 53, अप टू सोन 53 ही चलता जाएगा। दैट इज वाई ओमेगा इज 0। बिल्कुल जरूरी है बेटे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां है पार्टिकल 0,2 पे, इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। बस इतना ही है क्वेश्चन। फाइंड ओमेगा। क्या पार्टिकल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपना एंगल इस बार चेंज करेगा या नहीं? तुम इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा आगे बनाओ, जहां ये चलना चाह रहा पार्टिकल, चलाओ इसको थोड़ा सा। अगर इस पार्टिकल को मैं चलाता तो तुम्हें लग रहा है यहां जाएगा, है ना। क्या इस बार एंगल चेंज हो रहा है? लग तो रहा है, पहले यहां था, फिर ये यहां आ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चला जाए। इस बार तो होनी चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। और किसके परपेंडिकुलर देखते हैं हम? रेडियस के। रेडियस के परपेंडिकुलर, ये तो पहले ही परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब ये रेडियस कितनी है पहले ये बताओ? 2 मीटर। तो ओमेगा इस बार अगर हमें निकालना था तो क्या आएगा? वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस। 5 आंसर। पहले मेरे को ये बताओ, क्या तुम लोग समझ पाए हो ये परपेंडिकुलर पहले से ही था इसके, है ना। अगर मैं यहां पे पूछ लेता तो एंगल चेंज हो जाता, ये 10, यहां पे ये रेडियस भी चेंज हो जाती कुछ, है ना। फिर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढना पड़ता। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन करके दिखा दो, सिमिलर सा ही है। एक पार्टिकल है इस तरीके से मूव कर रहा है, 0,2 पे है स्टार्टिंग में, ये 45, 10 मीटर पर सेकेंड। इधर की साइड कितना आएगा? 10 cos 45, और यहां कितना आएगा? 10 sin 45। हाँ इस बार तो मिल गया हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो क्या बना? 10 sin 45 डिवाइड बाय 2 विच इज 10 इंटू sin 45 1/√2। बस जो भी आएगा 5/√2 आंसर। आ गया था सभी का? बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। कुछ ऐसा कहा गया है कि एक सिंपल सी कार्ट है, वैसे चल रही है आगे की डायरेक्शन में विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। 2 लोग खड़े हैं यहां पे, एक पहला और एक दूसरा। पहले का डिस्टेंस यहां से दिया हुआ है 10 मीटर और दूसरे का भी डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। जरा बताओ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 पर्सन। आंसर नहीं बताया ना तो फिर मैं तेरे को हंसाता हूं उसके बाद। जल्दी बताओ, पहले मेरे को ये बताओ ओमेगा दोनों का सेम होएगा या अलग अलग? अलग क्यों? क्या अलग है दोनों में? इसकी रेडियस कितनी है? 10 और इसकी कितनी है?
तो फिर रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस वेक्टर पे, तो अलग अलग आनी चाहिए। चलो बताओ, रेडियस वेक्टर मतलब रेडियस की लाइन ड्रॉ करो, देखो उसके परपेंडिकुलर कोई वेलोसिटी दिख रही है तुम्हें? चलो देखो ओमेगा 1, अगर ये पर्सन 1 है ये 2 है तो ओमेगा 1 आएगा, पहले ही परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, सोच पाए थे? तो क्या बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 10 विच इज 1 रेडियंस पर सेकेंड, और दूसरे का क्या आएगा 10 बाय 20 विच इज 1/2। ऐसा ट्रेन में तुम लोगों ने देखा होगा, जो पेड़ बहुत दूर होते हैं ना, तुम्हारी ट्रेन तो बहुत फास्ट चल रही है लेकिन ऐसा लगता है ट्रेन, फिर भी तुम पेड़ को बहुत दूर तक देख सकते हो। कभी हुआ ऐसा? ट्रेन में बैठ के अगर तुम बाहर देख रहे हो किसी पेड़ को, काफी देर तक देख सकते हो, क्योंकि दूर भी तो बहुत होते हैं, है ना? तो उसकी एंगुलर स्पीड भी कम होगी, और दूर चले जाओगे एंगुलर स्पीड और कम हो जाएगी। समझ आ रहा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक और बात बताओ, ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी? अगर मान लो एक पर्सन यहां पे है va स्पीड से चल रहा है और दूसरा पर्सन यहां पे है vb स्पीड से चल रहा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b या वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कैसे करते थे? याद करो, तरीका क्या बताया था? अरे b माइनस a तो कर दोगे, करना क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या था मेन? हम अगर कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी देखना चाहते थे तो हम किसी भी एक को रोक देते थे। अगर मैं इसको रोक दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दीवार की तरफ भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मैं रुका हूं और दीवार मेरी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। समझ पा रहे हो? ऐसे ही जब भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती थी हम क्या करते थे, इसकी वेलोसिटी भी इसे दे दो, लेकिन कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन। याद आया? इसकी वेलोसिटी भी से देनी होती है, जस्ट ऑपोजिट कर दो उसको। इसका मतलब है अगर मैं तुमसे पूछता वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या लिखते? vb प्लस va, ऐसा आता। अरे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, vba। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसकी स्पीड कैसी है? और ये फॉर्मूला ऐसा बताया गया था vb माइनस va, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो। ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूं कि वो मेथड ज्यादा सही है, जो कॉन्सेप्ट वाला था, बट फिर भी vb की वेलोसिटी का नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब माइनस vb आई कैप, और दूसरे वाला क्या आएगा? फॉर्मूले का माइनस va, दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या बनेगा? vb प्लस va माइनस आई कैप। और हमने जो कॉन्सेप्ट से किया था ना वो भी ऐसा सही था। देखो vba निकालने का, इसकी वेलोसिटी इसको दे दो लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बन गया था? vb प्लस va। जस्ट हमने डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया था उस समय पे। समझ आ रहा है? अगर कभी भी आज के बाद तुमसे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा जाए, दिस इज द मेथड। एक चीज को रोक दो, मतलब अब ये यहां पर रुका होगा, 20 की तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से? अगर ये 10 थी, ये 10 थी, तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी 20 होगी। क्यों? क्योंकि अपने खुद के लिए रुका हुआ है। समझ पा रहे हो? और अगर कोई बाहर से थर्ड पर्सन देख रहा होता तो इनकी वेलोसिटी कितनी होती? 10 अलग अलग। ठीक है, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी में यूज नहीं करनी होती। कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? जरा इसी पे बेस्ड एक एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक पर्सन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में va स्पीड से, और दूसरा यहां मूव कर रहा है ऊपर की तरफ vb स्पीड से, जरा बताओ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी दिस टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू v डिवाइड बाय r, मतलब vba डिवाइड बाय r, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस दिया होगा। लेट अस से r, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, कैसे करें? अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी में लेनी होती है? किसके परपेंडिकुलर? इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर लेनी होगी। इसका मतलब है परपेंडिकुलर वाला।
सोचते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं ये एंगल गिवन है θ1, तो बताओ क्या करें? VB का यहां कितना आ जाएगा? VB cos θ1, और इसके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? VB sin θ1। ठीक है, उसमें बताओ अगर ये एंगल हमें दिया होता, एज्यूम कर लेते हैं θ2, तो VA का यहां कितना आ जाता? VA cos θ2, और यहां कितना आ जाता? VA sin θ2। जरा मुझे सोच के बताओ हमारे काम की वेलोसिटी कौन सी है? दोनों में साइन वाली है हमारे काम की वेलोसिटी। क्यों साइन वाली है? क्योंकि वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हमें परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए होती है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे निकालूं रिलेटिव वेलोसिटी? थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूजन खत्म करने के लिए बाकी सब कुछ रब कर देता हूं। अपने काम का ये है, अभी नोट मत करना 2 मिनट के लिए, फिर इसे वापस ले आऊंगा मैं। अभी तो मेथड बताया था तुम लोगों को, किसी एक को भी रोक दो। किसको रोकें? B विद रिस्पेक्ट टू A है, मतलब जो पीछे होता है ना उसे रोकना होता है। A को रोक दो। अगर मैं A को रेस्ट पे लाना चाहता हूं तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, लेकिन कैसे? अभी इधर है ना, अगर इसको वेलोसिटी देनी है तो कैसे मिलती है? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो पहले ही इधर है, एक और वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, तो क्या आना चाहिए? अगर मैं सारा कुछ वापस ले आऊं तो यह आना चाहिए VA sin θ2 प्लस ये वाली वेलोसिटी भी इसको मिल चुकी है, VB sin θ1। देखते हैं 10 का यहां कितना आएगा? 10 cos, हमारे काम का नहीं, मैं लिख भी नहीं रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहां कितना आएगा? 10 sin 37। अभी बताया था sin 37 कितना होता है? 3/5। इसको कटिंग करके देखोगे तो 6 आंसर आ रहा है। ऐसे ही इस 10 का यहां कितना आएगा? इस 10 का इधर आएगा cos और परपेंडिकुलर में sin, तो ये बन जाएगा 10 sin 53 विच इज 4/5, जो कि आ जाएगा 8। ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। अब मुझे रोकना किसको है पहले ये बताओ? A को या B को? A को रोकना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बोला है। A को रोक दो। अगर मुझे A को रोकना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे A को रोकना है तो इसकी वेलोसिटी इसको दे दो, लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन मैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में 8 को लिख दूंगा तो नीचे कितना है? 6, ऊपर कितना है? 8। तो आंसर कितना आएगा? माइनस मत लगाओ, अभी देखते जाओ कितना आएगा? 2 डिवाइड बाय डिस्टेंस है 10। लेकिन उस माइनस साइन को कैसे डिस्क्राइब करें वो समझना है अब हमें। सोचो अगर मैं A होता तो मेरे लिए ये B पॉइंट कैसे जा रहा होता? 2 कहां आया? ऊपर के डायरेक्शन में आया ना हमारा 2, इसको सॉल्व करके। अब सोचो अगर मैं A की जगह बैठ जाऊं और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है 2 की वेलोसिटी से, तो बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे, दो ही ऑप्शन है। अगर मैं यहां पे बैठ जाता तो ये 2 मेरे लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये लिखते हैं बेटे डायरेक्शन, ठीक है, याद रखना आज के बाद। CW मतलब क्लॉकवाइज। ऐसे ही नेक्स्ट करना, शायद और अच्छे से समझ आ जाए। सिर्फ वही कंपोनेंट लिखना जो परपेंडिकुलर हो, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। एक लाइन बनाओ और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करो, हमारे काम के परपेंडिकुलर है। वैसे अगर पूछी होती ना हमसे रिलेटिव वेलोसिटी, फिर हमें I कैप J कैप में करना पड़ता है। यहां है 10 37 पे, और यहां है 45 पे 10√2। तो जरा बताओ 10 का यहां कितना लिखा है? 10 cos 37 विच इज कितना होता है? 6 नहीं आएगा, कितना आएगा? 8। 10 cos 37 होता है 4/5, कटिंग वगैरह करोगे तो 8, और परपेंडिकुलर कितना आएगा? 10 sin 37 विच इज 6। इधर आ जाते हैं, यहां कितना आएगा? 10√2 cos 45, cos 45 मतलब 10, और इधर आएगा 10 sin 45, 10√2 sin 45 मतलब फिर से 10 ही आएगा। क्या करना होता नेक्स्ट? वैसे इसमें लिखा था मैंने कौन A है कौन B है। इसे A मान लो, इसे B। अगर मैं इसे A मान लूं, इसे B मान लूं, तो सोचते हैं क्या होगा। A को रोकना है, बताओ हमारे काम की वेलोसिटी कौन सी है? ये वाली है ना,
परपेंडिकुलर वाली। ये वेलोसिटी इसको दे दो, लेकिन कैसे? ऑपोजिट करके। तो कितनी बचेगी? ऊपर है इसके 4 और यहां से मिलेगी 10, तो कितनी होगी? सॉरी, ऊपर है 6 और नीचे है 10, तो कितनी बच जाएगी? 4। किस डायरेक्शन में? इधर की डायरेक्शन में बचेगी। ठीक है, तो अगर मैं ओमेगा लिखना चाहता था तो वो बचेगी 4 वेलोसिटी, बीच का डिस्टेंस मैंने दिया हुआ है 20, तो आ जाएगा 1/5 रेडियंस पर सेकंड। एक चीज रह गई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? अगर मैं ए पे बैठूंगा तो वेलोसिटी किधर की साइड बच रही है? नीचे ज्यादा थी ना, तो ऐसे घूम रहा होगा ये पॉइंट इधर की डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। v cos 60, ऑल्दो हमें जरूरत नहीं है इस कंपोनेंट की। यहां कितना आएगा? v sin 60। sin 60 कितना होता है? अब मुझे बताओ, अगर ये a है, ये b है, ध्यान से सोच के, b की कितने काम की वेलोसिटी है अपने पास? b के पास कोई ऐसी वेलोसिटी है जो हमारे काम आएगी? नहीं है। हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए होती है? जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है ही नहीं इसके पास। इसका मतलब है a वाली ही। तो कैसे लिखें? ओमेगा b विद रिस्पेक्ट टू a। a को रोकना है तो a की ये वेलोसिटी इसको दे दो, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। खुद तो इसके पास कुछ थी नहीं, सिर्फ a की ही वेलोसिटी मिली है, तो मतलब आ जाएगा √3/2 v और बीच का डिस्टेंस है d। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसके रिस्पेक्ट में? b के पास तो यही वेलोसिटी है जो a से मिली है, तो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ भी ऐसा रैंडम सा मैंने पाथ बना दिया। यहां पे अभी पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर की डायरेक्शन में होगी कुछ इस तरीके से, एक्सेलरेशन कुछ इधर की डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। हमेशा बेटे एक बात ध्यान रखनी है, पार्टिकल जाना चाहता है उस डायरेक्शन में जहां वेलोसिटी चेंज हो। याद रहेगी ये बात? पार्टिकल उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहां पे वेलोसिटी चेंज हो। मतलब अगर मैंने अपने पेन को ऊपर फेंका, एट द एंड कैसे जाएगा? गिरते हुए कैसे जाएगा? ऐसे ही तो नीचे। क्यों? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी में एक्सेलरेशन, हमने सुना हुआ स्मॉल g। इसका मतलब है मैंने वेलोसिटी चाहे इधर दी है, लेकिन ऐसे करते करते एक समय आएगा जब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये भी नीचे गिर जाएगा। पार्टिकल हमेशा जाना चाहता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं ये नेट एक्सेलरेशन को, अगर ये थीटा एंगल है, अगर इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूं तो a का इधर कितना आ जाएगा? a cos थीटा, और यहां कितना आ जाएगा? a sin थीटा। फिर से अभी मैंने बताया था, ये cos क्या करना चाहेगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में? ये मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड। और ये क्या करना चाहेगा? ये डायरेक्शन को चेंज करवाता है। हमेशा ध्यान रखना, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मतलब स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा डिपेंडिंग ऑन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल है तो स्पीड बढ़ती, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है तो स्पीड कम होती। समझ आ रहा? यही था अपने पास। ये था हमारे पास, मैग्नीट्यूड चेंज करता है a cos थीटा और डायरेक्शन चेंज करता है a sin थीटा। ध्यान रखना, ये जो a cos थीटा है इसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वैसे तुम लोगों ने पढ़ी हुई है वेक्टर चैप्टर, तो बताओ इसको और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं? कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इसको? आई कैप जे कैप तो बेटे लग नहीं रहे यहां पे लाने, है ना? कोस थीटा कब आता है, किसी को याद है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। किसी तरीके से कुछ डॉट प्रोडक्ट कर दें इसकी, सोचते हैं क्या होगा अगर मैं v से डिवाइड और v से मल्टीप्लाई कर दूं? कोई फर्क पड़ेगा? ये क्या चीज है? ये क्या हो गया? 1/v। इसको हम लिख सकते हैं a डॉट v, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखना। और अगर मैं ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैंने बताई हुई है तुम लोगों को बात कि कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी क्वांटिटी का तो आंसर में क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। मतलब ये तो स्केलर मिलेगा इसका आंसर। अगर मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखनी हुई तो छोटा सा चेंज है बस, a डॉट v डिवाइड बाय v, बिल्कुल सेम यहां से कॉपी किया है। साथ में बस हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना होता है। बता सकते हो किसकी डायरेक्शन है ये वाली?
एक्चुअल में यहां पे कौन था? वेलोसिटी। तो ये डायरेक्शन हम यहां पे लिख रहे हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं कैप वाले को? यूनिट वेक्टर। यहां पे वी कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वी। किसी को कोई फॉर्मूला याद है यूनिट वेक्टर का? कभी भी किसी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखना हो तो फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज द फॉर्मूला। मतलब तुम वी कैप की जगह ये भी पुट कर सकते थे, क्यों ही करना, बट ऐसे ही ठीक है बेटे। फॉर्मूला तो काफी इंपॉर्टेंट है जो रेड बॉक्स में डाला है मैंने। ऐसे ही सोचना, इस नॉर्मल एक्सेलरेशन का कुछ बना सकते हैं। वैसे टोटल एक्सेलरेशन हमने क्या लिखी है? नेट एक्सेलरेशन। यहां से नेट एक्सेलरेशन हमें पता है ए नेट है, तो ए नेट इज इक्वल टू सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन में से माइनस कर दो टेंजेंशियल। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिससे समझ आ जाए ये चीज। हमेशा सबसे बेस्ट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बट थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा उसमें, तो एक सिंपल सिचुएशन है मेरे पास, लिखो। अगर एक्सेलरेशन दी हुई है 4i कैप माइनस 3j कैप, वेलोसिटी दी हुई है i कैप प्लस j कैप, फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। बेटे हमेशा ध्यान रखना, जो भी गिवन होती है ना क्वेश्चन में, उसे हम नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा दैट इज नेट एक्सेलरेशन। मेक श्योर यू कीप दिस इन माइंड। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है एक रेड बॉक्स में, करो उसे। AT का फॉर्मूला होता है A डॉट V डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर। या फिर अगर थोड़ा इजी फॉर्मूला देखना, मतलब इसका भी मैंने अभी यूनिट वेक्टर का बताया था, क्या था? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ऐसा भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी। डॉट प्रोडक्ट के रूल याद है? क्या होता है? I डॉट I 1, मतलब कितना बचेगी पहली टर्म? 4। J डॉट J क्या होता है? 1, तो बचेगा 3। अगर हम I डॉट J करते तो वो 0 होता है, J डॉट I करते तो 0 होता है। तो सिर्फ हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं? I को I से, J को J से, एंड दैट्स इट। क्या बचेगा? 1। दूसरी टर्म हमें चाहिए V। ये V वेक्टर दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें V चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर रूट में I कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस J कैप के साथ वाले का स्क्वायर, विच इज कितना हो गया? √2। निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें रखना है डॉट प्रोडक्ट, हमने निकाल लिया, कितना आया? 1। फिर रखना है V जो कि कितना आया? √2। फिर ये क्या लिखा हुआ है? V वेक्टर, यहां से रखो इसकी वैल्यू, और डिवाइड बाय क्या आएगा? √2। तो फाइनल आंसर मेरा बन रहा है I कैप प्लस J कैप बाय √2। नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने का तो इजी तरीका बताया है, नॉर्मल इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन माइनस में टेंजेंशियल। तो नेट में से माइनस कर दो, 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस i कैप बाय 2 प्लस j कैप बाय 2। कितना हो जाएगा? i में i को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, j में j को। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 4i कैप माइनस i कैप बाय 2, और दूसरी टर्म बनेगी माइनस 3j कैप माइनस j बाय 2। पहली टर्म के क्या बनेगा एलसीएम वगैरह? 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7i कैप बाय 2, और दूसरा क्या बनेगा? 7 बाय 2 j कैप। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं 7 बाय 2 तो i कैप माइनस j कैप। दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन तो कुछ ज्यादा ही लग रही है टेंजेंशियल से, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में मैं बता रहा था, तो मान लो एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल।
अगर मान लो हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया है 53 डिग्रीज पे, स्पीड इसकी है 100 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से गिरा। हमें बताना है फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, फाइंड AT एंड AN आफ्टर 2 सेकेंड्स। चलो, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। याद रखना, नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो उसे नॉर्मल बोलते हैं, और जो वेलोसिटी के अलोंग हो उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। 2 सेकंड बाद पार्टिकल कहां होगा पहले ये निकालें। मैंने नॉर्मल और टेंजेंशियल का फॉर्मूला भी लिखवाया था, याद है? टेंजेंशियल का तो लिखवाया ही होगा, कुछ वेक्टर फॉर्म में था। AT इज इक्वल टू A.V डिवाइड में V, ऐसा ही कुछ था। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म को छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए तो सिंपल मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखवाया होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अगर इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिखवाता तो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे यहां एरो लगाना है तो मुझे क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती, यहां पे V कैप, या फिर V कैप की जगह क्या होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ऐसा लगाना पड़ता। कंफ्यूजन? लेकिन हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है वेक्टर में, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दिख रहा होगा, ये चाहिए V वेक्टर 2 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकंड्स। कोशिश करते हैं। हमें पता है हम इसको डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमें इसे ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में, करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्टाइल थोड़ा बहुत याद है, एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक करते थे। बता सकते हो 50 का यहां कितना आएगा? 50 cos थीटा कितना होता है? cos 53 3/5 विच इज 60, और यहां कितना आएगा? 100 sin 53 विच इज 4/5 जो कि हो जाएगा 80। ये तो हो गई स्टार्टिंग की वेलोसिटीज, हमें निकालनी है 2 सेकंड बाद की। तो अगर पहले यहां पे एक्स एक्सिस में चलते हैं और फिर यहां पे वाई एक्सिस में चलते हैं, लगाओ v इक्वल टू u प्लस 80, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। एक्स एक्सिस के लिए भी v इक्वल टू u प्लस 80, बस ध्यान रखना एक्स एक्सिस में ये वाला डेटा यूज होगा और वाई एक्सिस में वाई वाला। कितना आएगा ये? vx, ये vy। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस में? 60, और एक्सेलरेशन कितनी होती है एक्स एक्सिस में? 0। तो बस यही बचा फिर तो। इसमें बताओ vy अगर मैं लिख दूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में? 80। एक्सेलरेशन होती है क्या y एक्सिस में? बिल्कुल होती है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू -10। याद है ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, हमने रूल बना दिया था। और मल्टीप्लाई में कितने टाइम बाद देखना है? 2 सेकंड। तो मेरे ख्याल से आ रहा है 60 अगेन। एक्स एक्सिस में भी 60, वाई एक्सिस में भी 60। क्या तुम v वेक्टर लिख के दिखा सकते हो मुझे? अगर हमें vx पता है, vy पता है, तो v वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? 60 i कैप प्लस 60 j कैप। क्या बता सकते हो एक्सेलरेशन कैसे लिखें? मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, वेलोसिटी तो चलो हमें पता लग गई, थोड़ी अजीब सी आ रही है 60 i कैप 60 j कैप, बट एक्सेलरेशन कहां होती है? क्या x में कोई एक्सेलरेशन होती है? नहीं ना, सिर्फ y में ही तो है, मतलब इधर ही है सिर्फ। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखें? -10 j कैप। कुछ कंफ्यूजन? ये कौन सी एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल, नॉर्मल या फिर नेट? ये नेट एक्सेलरेशन है बेटे। टोटल मिला के एक्सेलरेशन इतनी ही लग रही है, ठीक है? इसके 2 कंपोनेंट्स करने होंगे जो कि मैथमेटिक्स संभाल लेगी। सबसे पहले टेंजेंशियल निकालो, a डॉट v डॉट प्रोडक्ट करके बताओ क्या बनेगा इन दोनों का। i को i से करते हैं, j को j से करते हैं, याद आया थोड़ा सा? लेकिन i तो है ही नहीं, तो j को j से ही करेंगे सिर्फ, विच इज 60 इंटू 10 माइनस के 600 डिवाइड में v का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट में 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर विच इज 60√2। तो ये बनना चाहिए -10/2
√2। कोई बता सकता माइनस क्यों आया? मतलब वेलोसिटी इधर है ना, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल पीछे होगी, होनी भी चाहिए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होता है? स्पीड अप। लेकिन इसमें तो स्पीड कम होनी चाहिए ना, टॉप तक जाते जाते। स्पीड कम होने का मतलब है अगर वेलोसिटी आगे है तो एक्सेलरेशन पक्का पीछे होनी चाहिए थी, जो कि है भी। माइनस साइन से हमें पता लगा, तो हमारा आंसर तो सही है। ऐसे ही अगर हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, नॉर्मल या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं सेंट्रीपिटल। इसके लिए अब हमें दोबारा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मैंने बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन माइनस टेंजेंशियल। नेट हमें पता है -10 और टेंजेंशियल हमें पता है -10/√2। कितनी बन जाएगी? लिख लेना यहां पर √2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 कॉमन 1/√2 -1। जरा एक और सिमिलर सा करके देखते हैं इस बार, लेकिन तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? मान लो हमने ज्यादा चैप्टर बचा नहीं है तो प्रैक्टिस ही करते हैं, ठीक है? बाकी सारे वो कॉनिकल पेंडुलम हो गया या फिर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्वेश्चन ही है, न्यू टॉपिक नहीं है कोई भी, याद रखना। जैसे एक ये क्वेश्चन है कि एक 500 मीटर की कोई बिल्डिंग है, वहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है कुछ इस तरह 20 मीटर पर सेकंड से। फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या AT एंड AN आफ्टर, सिर्फ AT ही, AN तो निकाल ही लेंगे हम, आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद बताओ कितनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी? अभी तो बता, XY एक्सिस में ब्रेक कर दो। मैं इस बार 2 मेथड से करा के दिखाऊं। सबसे पहला जो अभी किया था, ये कुछ ऐसे ही तो गिरेगा पार्टिकल, है ना? अगर मैं तुमसे पूछता X एक्सिस में वेलोसिटी बताओ, तो हम लगाते हैं U + AT। स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी X एक्सिस में? 20, और A कितना होता है? 0, तो Y पे चलते हैं। Y वाले में क्या होता है फॉर्मूला? U + AT, लेकिन Y में कितनी है वेलोसिटी? 0, तो बचा क्या? -10 × 2 विच इज -20। मैं V वेक्टर लिख सकता था, जो कि क्या होगा? 20 I कैप -20 J कैप। एक्सेलरेशन हमेशा की तरह -10 J कैप, फिर वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन हो जाता। इस बार वेक्टर फॉर्म में लिख देना चाहे, लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है इस बार। वेलोसिटी हमें पता लग गया 2 सेकंड के बाद कितनी है, इधर की डायरेक्शन में कितनी है? 20, इधर की डायरेक्शन में भी कितनी है? 20, और इसका रिजल्टेंट हमें पता है यहां कहीं आना चाहिए। क्या तुम लोग बता सकते हो ये कितना एंगल है? ये कितना है? 20, ये भी कितना है? 20, क्योंकि ऊपर 20 है ना, तो ये एंगल कितना आना चाहिए? 45। ऐसे ही तो होता है। tan थीटा निकाल के देखो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 20/21 होता है, और tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 पे। कंफ्यूजन? इसका मतलब ये एंगल 45 है, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा है ये तो डायरेक्शन G की है ना? अब बताओ G का वेलोसिटी की तरफ क्या आएगा? G cos 45, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? हमारे काम का एट द मोमेंट कौन सा है? साइन कहां से? टेंजेंशियल पूछिए। टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर निकल गया G cos 45। इससे ये वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे, ये मैथमेटिकल है और ये थोड़ा हमने इंट्यूटिवली कर लिया सोच के। मैंने तो 80 कहा था, सेंट्रीपिटल भी आ गई जी साइन 45, है ना? कंफ्यूजन? अच्छा, वो तुम्हें याद है मैंने एक चीज बताई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर तुमसे यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया तो क्या करोगे? क्या फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कर्वेचर का? v² डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमें पता है v²/r होता है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया सिर्फ। v तो हमें पता है, यहां से निकाल लेंगे हम। ये रहा v,
इसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर लेना, डिवाइड बाय AC कितना आ जाएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर G sin 45 पुट कर देंगे। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाला जा सकता है। ऑल्दो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारी क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल के एग्जाम में, तो ये कंपटीशन में आ जाता है, बट आई होप कि उतना मुश्किल नहीं था, है ना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है हमने सारी चीजें जितनी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सब कुछ समझ ली है। तो इट्स टाइम कि मैं उसको क्विकली थोड़ा सा रिवाइज करा दूं 20 सेकंड में, सारे पॉइंट्स एक साथ लिख दूं ताकि हम थोड़ी अच्छी क्वेश्चंस पे चले जाएं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे पहले इसके बारे में हमने जाना, सबसे पहली बात कि कांस्टेंट स्पीड की बात होती है यहां पे, ठीक है। दूसरी बात हमने जानी ओमेगा यहां पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि ओमेगा चेंज हुआ मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तीसरी बात, इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होती है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुई इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, डिपेंडिंग ऑन सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट। अच्छा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा भी कितना होगा, 0, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पता है, क्या था, A = R अल्फा, याद आया। और V और ओमेगा का क्या होता है, V = R ओमेगा, वो भी ध्यान रखना। याद है रोटेशनल मोशन में हमने करा था स्लिपिंग वगैरह के केस, वहां कितने इंपॉर्टेंट थे वो। मुझे ये बताओ R वेक्टर और V वेक्टर क्या ये कांस्टेंट है या ये बदलेंगे सर्कुलर मोशन में। बाय द वे ये रहा सर्कल, मुझे सोच के बताओ R वेक्टर और V वेक्टर सेम होंगे या अलग अलग। ये रहे तुम्हारे सामने, हाँ अलग होंगे, क्यों? तुम्हें लग रहा हर मूवमेंट पे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड रहेगा, अगर ये 5 मीटर है तो 5 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी ना इस एरो की, इसकी भी तो डायरेक्शन चेंज होगी बार बार जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा। तो दीज ये होते हैं चेंज, ध्यान रखना इनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, चेंज डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट, अगर हमसे कोई पूछ ले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वो तो लगेगी ही, विच इज v² डिवाइड बाय r, वो आती है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। 6 पॉइंट, ये भी फॉर्मूला हमने सुना हुआ है, v = r ओमेगा या फिर v = ओमेगा क्रॉस r। एंड द फाइनल वन, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ये मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताई थी बात, एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना होता है 2 पाई, और टाइम कितना होता है कैपिटल T, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। T यहां पे होता है टाइम पीरियड और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। कंफ्यूजन, स्पीड चेंज होने का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी, मतलब अल्फा आ जाएगा इस बार, ठीक है। इसका मतलब यहां पे होता है AT = R अल्फा। अच्छा, ये कंडीशन याद है किस चीज की होती थी जब हम रोलिंग मोशन या फिर हम रोटेशन की बात कर रहे थे, स्लिपिंग या नो स्लिपिंग की, नो स्लिपिंग की कंडीशन होती थी। फिलहाल के लिए अगर एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके पास 2 एक्सेलरेशंस होती हैं, एक अंदर की तरफ AC और एक आगे की तरफ AT। अगर मैं इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकालना चाहूं, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, √AC² + AT²। और अगर ये एंगल अल्फा डिफाइन कर दूं मैं, तो इफ दिस एंगल इज अल्फा तो tan अल्फा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब AT डिवाइड बाय AN या AC। ध्यान रखना इस चीज को। तो कभी कभी हमें नेट एक्सेलरेशन दी होती है और हमें AT और AN निकालना होता है, और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ये चीजें, इतनी देर से यही तो करा रहा था मैं प्रोजेक्टाइल में।
मैंने तुम लोगों को कभी यह भी बताया था स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू माइनस के एक्स, और मैंने बताया था जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम कभी माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी याद है? ठीक है, उससे रिलेटेड मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम नेक्स्ट करने वाले, हो जाए तो बताओ। कर लिया? देखना ये क्वेश्चन करके। अगर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, मैंने तुम्हें काफी बार बताया हुआ है, एक और बार बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एक आउटकम है, कोई ना कोई चीज उसे ला रही होती है। किसकी वजह से आएगा यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? गोल तो ये घूमेगा पक्का, क्योंकि एक चीज से फिक्स्ड कर रखा है ना, गोल तो ये घूमने वाला है, लेकिन किस फोर्स की वजह से? स्प्रिंग फोर्स की वजह से दिस टाइम। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कहां लगता है? अच्छा ये बताओ, जब मैं एक पार्टिकल को एक स्प्रिंग पे बांध के घुमाना चाहूंगा, स्प्रिंग कहां को उसको खींचना चाहेगा? अंदर की तरफ खींचना चाहेगा। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा, यही स्प्रिंग फोर्स कारण होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला? कि अच्छा इसकी लेंथ लेटर से एल दी हुई है, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। आर बताओ कितना लिखूं, एल या एल प्लस एक्स या सिर्फ एल? अगर मैं एक स्प्रिंग पे बांध के एक पत्थर को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, स्टार्टिंग में एल थी उसकी लेंथ, मैंने जैसे ही घुमाना शुरू किया तो मैंने लगता थोड़ा खिंच भी जाएगा, है ना, तो एल प्लस एक्स आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। आसान है? भाई क्वाड्रेटिक बन रही है, हाँ बोल रहे हो, लेकिन क्वाड्रेटिक भी तो आती है अब हमें सॉल्व करनी। ये बन जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय के। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स माइनस एम वी स्क्वायर बाय के। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? कर लोगे इसके आगे? चलो भाई, अगर एक स्ट्रिंग है और उसको मैं घुमा रहा हूं, बेटे ट्राई करा करो, साथ साथ समझा भी करो, ठीक है? जैसे सर्कुलर मोशन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट सही पार्ट है ये, आगे यूज भी होगा फिर इसका रोटेशन में, तो दिक्कत होगी जब रोटेशन की रिवीजन होगी। हाँ कर लिया? बताओ भाई इसमें क्या होगा? अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा इस बार? भाई सेंट्रीपिटल तो आउटकम है, अंदर कौन सा लगेगा? टेंशन। जिस टेंशन की वजह से आएगी सेंट्रीपिटल, रेडियस की जगह एल, और यही आंसर था। समझ आया? जरा ये वाला बताओ। फिलहाल पार्टिकल इस एक पॉइंट पे है, इधर की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ऊपर से एंगल बन रहा है इसका थीटा। फाइंड टेंशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस बार ग्रेविटी है, ये सारा वर्टिकल में काम हो रहा है, ठीक है? करो। यहां कौन सा फोर्स लगेगा? mg। सोचना अगर ये थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा? आगे की तरफ अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल कितना होगा? कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो mg का यहां कितना आ जाएगा? mg cos थीटा, और इधर की ही तरफ क्या आ जाएगा? और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? रोप में टेंशन। अब ध्यान से समझना इस चीज को, जो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में उस एक्सेलरेशन को या उस फोर्स को क्या बोलते हैं, या उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? अभी के लिए अगर m हटा दे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिल गई g sin थीटा, m को हटा दो बस। और अगर हमें इस डायरेक्शन को देखना हुआ तो याद करो सेंट्रीपिटल कहां लगता है? अंदर। तो जो अंदर फोर्स है वो पॉजिटिव, जो बाहर फोर्स है वो नेगेटिव, इज इक्वल टू में क्या आएगा? mv स्क्वायर बाय, या यहां पे लेंथ दी होती तो एल आ जाता। पहले बताओ ये इक्वेशन समझ आई? हमने क्या किया, जो mg था ना उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक इधर की साइड और एक वेलोसिटी के पैरेलल।
जो वेलोसिटी के पैरेलल है उसे टेंजेंशियल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल बोलते हैं। अंदर वाले फोर्स पॉजिटिव होते हैं और बाहर वाले नेगेटिव, तो अंदर वाला पॉजिटिव बाहर वाला नेगेटिव इक्वल टू में mv²/r। न्यूटन्स लॉ में हम m में लिखते थे आज तक इसे, है ना, क्योंकि वहां चीजें चल रही होती थी, घूमती नहीं थी। एक अपने पास आता है कोनिकल, सभी का हो गया था ना, एक अपने पास आता है कोनिकल पेंडुलम। मैं थोड़ा सा इसका वेरिएशन भी लेके आऊं, पहले सिंपल वाला वर्जन करते हैं इसका। अगर मान लो एक ऐसा पेंडुलम है जो इस तरीके से घूमता है, बनाना जितने फोर्सेस समझ आ रहे हैं और किस कंपोनेंट्स में ब्रेक करें ताकि हमारा फायदा हो जाए। बाय द वे इस बार वेलोसिटी ये है, सर्कल के टेंजेंट पे जितने फोर्स समझ आ रहे हैं सबको बनाओ, देखो कौन से ऐसे फोर्स है जो बैलेंस होने चाहिए इसको ऐसे ही घुमाने के लिए, और कौन से सेंट्रीपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। आई होप सबने सोच लिया होगा कि यहां टेंशन होगी और यहां mg होगी, सोच पाए। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा। टेंशन का यहां आना चाहिए था t cos थीटा और यहां आएगा t sin थीटा। पता, अगर मुझे इसे स्टेबल सर्कल में घुमाना ना, अगर mg भारी हुआ तो क्या होगा, नीचे जाएगी, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, हमें नहीं भेजना, हमें इसे एक स्टेबल सर्कल में रखना है। और अगर ये ज्यादा हुआ तो ऊपर चला जाएगा। क्या करें स्टेबल सर्कल के लिए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो t cos थीटा इक्वल टू mg। और एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वो हमारे काम का होता है। जो भी सेंटर की तरफ लगता है वो किसके इक्वल होता है, mv²/। बाय द वे इस बार एक और दिक्कत है, L ये दे रखी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है L, तो बताओ यहां mv²/r में क्या रखूं। देखना इस ट्राइंगल को मैं बाहर ही निकाल देता हूं, और इस ट्राइंगल को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। हमें ये चाहिए रेडियस, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर निकालना और थीटा पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आर आ गया एल साइन थीटा। ऐसा रैंडम सा हम नहीं पुट कर देंगे इसमें कुछ भी उठा के, mv²/r में r, यह आया इस बार r की जगह एल साइन थीटा, पूरे ट्राइंगल से निकाल के दिखाया। अगर हमसे वेलोसिटी या कुछ भी पूछ लेते इस बार तो निकालना पॉसिबल है। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो tan थीटा सेकंड के डिवाइड में फर्स्ट करेंगे। अच्छा शायद तुम्हारे बचपन में ना हो, मतलब हमारी एज में एटलीस्ट कितनी है एवरेज एज, 16 है ना, 10 साल का फर्क है। तो मैंने अपने बचपन में देखा था एक ना टॉफी सी आती थी और उसके साथ धागा भी मिलता था, वो उस टॉफी में डालो और उसको ऐसे घुमाना होता था, देखिए हाँ वो ऐसे घुमाना होता था उसको, 2 धागे मिलते थे और बीच में वो टॉफी घूम रही होती थी। बहुत मतलब काफी फेमस था हमारे समय में तो वो। हाँ सीरियसली वो ऐसे करते करते अपनी जीभ पे लगाते थे, पता नहीं मजा तो आता था उस समय। तो मैं इसका एक वर्जन बताऊं जो हमने ट्राई किया था। अब तो वो भी बोतल नहीं ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कोका कोला की बोतल ली और उसके, वो कांच की तो नहीं यूज करते आजकल हम, या तो प्लास्टिक की होती है कैन, आती तो है लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते ना अब हम, पहले चलती ही वो थी। तो हम क्या करते थे, उसके ऊपर का ढक्कन होता था ना, उसको सीधा फ्लैट कर लेते थे और फिर उसमें 2 होल करते थे, फिर उसको भी धागे से घुमाते थे। बस ये वाला जीभ पे नहीं लगा पाते थे, यही फर्क था। इधर की डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही होगी T1, इधर होगी T2। फिर से अगर यहाँ पे एक लाइन बनाए तो ये एंगल θ1 और ये θ2। एक काम करो थोड़ा इजी बनाने के लिए θ1 θ2 इक्वल कर दो। क्या कर लिया क्वेश्चन सभी ने, इक्वल कर दो एंगल को। तो ऊपर आ जाएगा T1 cos थीटा और नीचे आएगा T2 cos थीटा। इधर के डायरेक्शन में आएंगे 2 फोर्सेस दिस टाइम, इसका आएगा T1 साइन और इसका भी आएगा T2 साइन, तो बनेगा T1 प्लस T2, 2 टेंशन साइन थीटा, और नीचे ग्रेविटी भी mg। तो ये बना, ये तो बैलेंस होने चाहिए, मतलब ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, और सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ लगता है दैट मस्ट बी इक्वल टू mv² बाय
R, और R हमने ऑलरेडी निकाला था लास्ट में, क्या आया था? L sin थीटा। साइन आया था कोस? साइन ही था। दैट इज द रिजल्ट। एक से T1 की वैल्यू निकालना, दूसरे में पुट करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा ही अजीब सी है, बट अगर हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू दी होती ना तो हम बहुत इजीली कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट करना बैंकिंग ऑफ रोड। एक न्यू स्लाइड पे कर रहा हूं, फाइनल टॉपिक है ये, बैंकिंग ऑफ रोड। सबकी नोटबुक में देखना है मुझे। मान लो एक पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, यहां पे पार्टिकल। सबसे पहले केस में देयर इज नो फ्रिक्शन। ऐसी एक कर्व्ड रोड है लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? रोड कुछ ऐसी सी है ये, और थोड़ी टेढ़ी भी है। मतलब ऐसा समझो जैसे पहाड़ों में होती है ना से टेढ़ी सी रोड है, लेकिन वो टेढ़ी रोड को थोड़ा गवर्नमेंट ऐसे भी बनवा देती है। वैसे गवर्नमेंट तो नहीं बनवाती आजकल, बट टेढ़ी होती है ऐसे रोड। तो पता मोदी जी का मंदिर बना है? नहीं पता? सच्ची में नहीं पता तुम लोगों? मैंने आज ही देखा इंस्टाग्राम पर, सच है ये बात। मेरे को भी ऐसे झूठ लगी थी पहले, दोस्त ने बताया था। मतलब ये वो इंक्लिनेशन है, ये एक मूवमेंट है जिसमें हम सारी चीजें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इंक्लिनेशन पे हमने रखा हुआ है इसको। यहां पे नॉर्मल, यहां पे mg, ये एंगल थीटा होता है। याद रखना इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, कुछ टेंजेंट। ठीक है, 3 डायमेंशन में इसमें बना नहीं पाऊंगा, मतलब बाहर आ रही है वेलोसिटी। तो इस बार हमें नॉर्मल के कंपोनेंट करने होंगे। हम प्रूव कर सकते थे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल का यहां कितना आएगा? n cos थीटा, और इधर की साइड आएगा n sin थीटा। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है इस बार। ये दोनों बैलेंस होने चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए सेंट्रीपिटल के। दिक्कत यह बेटे बड़ी खतरनाक रोड होगी, फ्रिक्शन ही नहीं है, फिसल जाएंगे, या तो ऊपर जाके बजेंगे या नीचे। फ्रिक्शन के बिना तो नॉर्मल रोड ही इतनी खतरनाक होती, ये तो फिर भी कर्व्ड रोड की बात कर रहा हूं मैं। सोचो तुम एक्टिवा लेके ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसे घुमा तो क्या ही पाओगे, ऐसे ही चले जाओगे सीधा, है ना। करना बेटे, बताना रिजल्ट क्या रहा। कोई भी नॉर्मल टर्न में चल जाएगा। घर में जहां पे अपने एक्टिवा खड़ी करते हो ना, वहां पे सर्फ का पानी गिर देना, तब बात बन जाएगी। फिर मेरे को टर्न लेके वीडियो बना के दिखाना क्या बना। थोड़े दिन ट्यूशन नहीं आ पाए, वो तो मैं ले आऊंगा बेटे उसी हालत में। चलो करो। अगर फ्रिक्शन है और मैं बहुत ज्यादा तेज जा रहा हूं, तो क्या लगता है अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हुई तो ऊपर जाऊंगा या नीचे? अगर फिसला तो बहुत तेज ऐसे टर्न लेके बहुत स्पीड से जा रहा हूं और रोड ऐसे टेढ़ी है, टेढ़ी रोड में मैं बहुत तेज जा रहा हूं, तो मैं ज्यादा चांसेस होंगे तेज जाने वाला ऊपर जाके बच जाऊंगा। अगर फिसला तो नीचे तो नहीं आऊंगा क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है ना। इसका मतलब है अगर मैं ऊपर स्लिप करने के मेरे चांसेस हैं तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। बाकी सेम है बेटे, बनाओ सारे कंपोनेंट्स। और तीसरा केस भी हमें करना है, विच विल बी द फाइनल केस, जिसमें हम स्लो आ रहे होंगे लेकिन रोड अभी भी कर्व्ड है। अगर हम स्लो आएंगे तो ज्यादा चांसेस है फिसल के नीचे गिर जाएंगे, तो फ्रिक्शन इस बार ऊपर लगेगा। बाकी के फोर्सेस बनाओ और इसको कंप्लीट कर दो, खत्म हो जाएगा हमारा। ये सारे एंगल याद करने पड़ेंगे बेटे हमें कि कहां कहां बनते हैं थीटा। ठीक है, देखो ये थीटा, तो ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा, इसलिए ये थीटा। ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, इसलिए ये थीटा, एंड अप टू सो ऑन। ये खुद से डिकोड कर लेना। अब इसमें बस कंपोनेंट्स कर दो और खत्म हो जाएगा। नॉर्मल का इधर की साइड पे n cos थीटा, और फ्रिक्शन, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, नॉर्मल का इधर की साइड पे n cos थीटा और इधर की साइड पे n sin थीटा। फ्रिक्शन का यहां कितना आएगा? f cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में
एफ साइन थीटा। दो इक्वेशन बनाने की अगर हम कोशिश करें, ये वाले बैलेंस होते हैं, दैट मीन्स ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे के फोर्स mg प्लस एफ साइन थीटा। ऐसे ही अंदर वाले जो फोर्स होंगे इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, जो भी इसकी रेडियस होगी सर्कल की। भाई इन दोनों में क्या चेंज था? यहां से जो हमें स्पीड मिलेगी ना, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड बिना फिसले जिससे हम जा सकते हैं। तो यहां से मिलेगी हमें v मैक्सिमम, याद रखना। और ये यहां से मिलेगी हमें मिनिमम स्पीड जिससे हम जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्लो चलेंगे तब भी फिसल जाएंगे। तो जो पहाड़ों की रोड होती है ना, उसमें हम अपनी बाइक को लेके खड़े नहीं हो सकते, चलना ही पड़ेगा हमें जब तक कोई फ्लैट सरफेस ना आ जाए। कम चलाएंगे तब भी फिसल जाएंगे, ज्यादा चलाएंगे तब भी। तो एक नॉर्मल स्पीड पे चलाना होता है हमें। और अगर तुम सोच के देखो तो जितने भी वहां पे बाइकर होते हैं, तुम्हें लगता है सबको फिजिक्स आती है? तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में कैलकुलेट हो जाती है, जैसे जैसे हम चलाते रहते हैं ना, कितने बैलेंस करें कि वो स्पीड से चल रहे हैं। वैसे बाइक वाले कम ही देखोगे तुम लोग वहां पे, बस वाले ज्यादा होते हैं। नॉर्मल का इधर एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, फ्रिक्शन का इधर एफ कॉस थीटा इधर एफ साइन थीटा। समझ भी आ रहे हैं? ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के, और अंदर वाला फोर्स पॉजिटिव होता है, बाहर वाला नेगेटिव, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। आर दिस टाइम यही वाला ही है। अगर तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करनी है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला कोई बता सकता है? म्यू एन, बस ये रख देना, सॉल्व कर देना। फ्रिक्शन को म्यू एन पुट करोगे तो यहां से मिल जाएगी मैक्सिमम स्पीड और यहां से मिल जाएगी मिनिमम स्पीड। दीज आर ऑल द डेरिवेशंस जो आज हमें करनी थी। समझा? ये था पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन। वैसे एक डेरिवेशन रह गई ना, स्टार्टिंग में बोली थी तुमने, सेंट्रीपिटल की। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई नहीं।